स्वागत है आप सभी का। पिछली क्लास में हमने गौड़, भील और कोल जनजातियों की सामाजिक संरचना, शारीरिक संरचना, उनकी धार्मिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और सांस्कृतिक परंपराओं के बारे में अध्ययन किया था। ठीक है, जो आज की क्लास है उसमें हमें जो मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं उनका अध्ययन करना है। सबसे पहले ये समझिए कि कौन कौन सी जनजातियां हैं जिन्हें विशेष पिछड़ी जनजाति या आपदाग्रस्त जनजाति, इनको और क्या कहा जाता है, आपदाग्रस्त जनजाति। मध्य प्रदेश की कौन कौन सी जनजातियां हैं जिन्हें विशेष पिछड़ी जनजातियां कहा गया है या आपदाग्रस्त जनजातियों की कैटेगरी में माना गया है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की 3 जनजातियां हैं। कौन? वैगा, सहरिया और भारिया। इनसे संबंधित प्रश्न आ चुका है। प्रश्न ए आया था कि निम्नलिखित में से किस जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा नहीं दिया गया है। तो बैगा, सहरिया, भारिया और जो चौथा ऑप्शन होगा उसको दर्जा नहीं दिया होगा। ठीक है, तो याद रखने के लिए समझिए, बैग भरा और कहाँ को चल दिए हम, शहर को। बैग भरा और शहर को चल दिए। तो बैगा, सहरिया, भारिया। मध्य प्रदेश की 3 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है जिन्हें आपदाग्रस्त जनजातियां भी कहा जाता है, जिसमें कौन है? बैगा, सहरिया और भारिया। ठीक है, कुछ ना कुछ मानक तैयार किए गए हैं, निर्धारित किए गए हैं भारत सरकार द्वारा, जिसके आधार पर किसी जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया जाता है। तो कौन कौन से वो आधार हैं जिनके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि बैगा, सहरिया, भारिया है वो विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत आती है। तो जो सबसे पहला मानक है वो ये कहता है कि जो जनजाति ये लोग हैं उनकी आबादी यदि लगातार घट रही हो या स्थिर हो, मतलब यदि उनकी जनसंख्या कैसे कैलकुलेट करते हैं? दशकीय जनसंख्या वृद्धि के आधार पर, या हम कहें कि पिछले 10 सालों में किसी जनजाति की यदि जनसंख्या स्थिर है, यदि 1000 है किसी क्षेत्र में तो केवल उतने ही रहेंगे या उससे कम हो रही है। तो जनसंख्या वृद्धि यदि स्थिर है या उनकी जनसंख्या कम हो रही हो तो उन्हें विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत दर्जा दिया जाता है। या दूसरी बात, ये तो हो गई पहली बात। ठीक है, दूसरी बात ये कहती है कि यदि इनके अंतर्गत जो कृषि पद्धतियां हैं, इनके द्वारा की जाने वाली कृषि की पद्धतियां यदि पुरातन है, प्राचीन है, वैज्ञानिक विधि से नहीं कर रहे हैं, यंत्रों का उपयोग नहीं कर रहे हैं, प्रमुख रूप से स्थानांतरित और झूमिंग कृषि यदि की जा रही है तो उस जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया जाता है। पुरातन एवं पारंपरिक कृषि पद्धति से यदि कृषि करते हो तो वो किसके अंतर्गत आएंगे? विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत। तीसरा जो है वो ये है कि यदि इनका जो निम्न स्तर है, जीने का स्तर है, जीवन स्तर मान लो, शिक्षा का स्तर मान लो, या हम कहें विकास की मुख्य धारा से अभी भी जो पिछड़े हुए हैं। विकास की मुख्य धारा क्या कहती है? कि सबके पास रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, रोजगार उपलब्ध हो। यदि इन सब सुविधाओं से वो कहीं दूर है, परे हैं, तो उस जनजाति को क्या कहा जाएगा? विशेष पिछड़ी जनजाति। अर्थात जो 3 भारत सरकार द्वारा मानक निर्धारित किए गए हैं यह तय करने के लिए कि कोई भी जो जनजाति है वो विशेष पिछड़ी जनजाति है, तो जो पहला आधार है कि उनकी जनसंख्या स्थिर हो या कम हो रही हो लगातार। ठीक है, दूसरा कि उनके जो कृषि पद्धतियां हैं वो प्राचीन हो, आज भी बैलों से खेती किसानी होगी, झूमिंग कृषि होगी, स्थानांतरित कृषि होगी, यदि इन पद्धतियों से किसानी कर रहे हो। और जो तीसरा है कि यदि उनमें शिक्षा का स्तर बहुत ही निम्न हो, साक्षरता दर बहुत ही कम हो, तो उन्हें विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया जाता है। और मध्य प्रदेश की ऐसी 3 जनजातियां हैं जिन्हें विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है, वो है बैगा, सहरिया, भारिया। ठीक है, बैग भरा शहर को चले, इस तरह से इसको याद करने के लिए आप बना सकते हैं, सोच सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनमें जो सबसे पहली जनजाति है वो है बैगा। तो बैगा जनजाति का हम देखेंगे परिचय, दूसरी बात किन क्षेत्रों में निवास करती है, इनकी उपजातियां क्या है, इनकी शारीरिक संरचना, आर्थिक संरचना, सामाजिक संरचना, और इनमें विशेष जो मान्यताएं हैं विवाह को लेकर और भी धार्मिक मान्यता है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इनका परिचय। जो बैगा जनजाति है, बैगा का अर्थ समझिए। सबसे पहले बैगा का अर्थ होता है पुरोहित। इस कारण से इन्हें पंडा भी कहा जाता है। इस जनजाति को क्या कहा जाता है? पंडा। ठीक है, बैगा जनजाति का अन्य नाम क्या है? पंडा जनजाति, पहली चीज। दूसरी बात, यह द्रविड़ समुदाय की जाति है। मैंने बताया था द्रविड़ समुदाय की जाति है, इसलिए यह
प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जो ऑस्ट्रेलिया से आकर आदिवासी लोग मध्य भारत में निवास करने लगे, उन्हें प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड कहा गया। तो यह द्रविड़ समुदाय से संबंधित है जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जनजातीय समूह का प्रतिनिधित्व करती है। दो बातें हुई। तीसरी बात, जो बैगा है, स्पेशली बैगा एक जनजाति, भूमिया जनजाति की उपशाखा है। यह प्रमुख रूप से किसकी उपशाखा है? भूमिया जनजाति है, उसकी एक उपशाखा है जिसका नाम है बैगा। और बैगा के जो विकसित लोग हो गए हैं, बैगा जनजाति में जो विकसित जनजातीय लोग हैं, उन्हें कहा गया बिजावर। या हम कहें कि बैगा जनजाति के लोगों का विकसित रूप क्या कहलाता है? बिजावर। तो ध्यान दीजिए, भूमिया जनजाति है, उसकी उपशाखा है बैगा, और बैगा की एक उपजाति है बिजावर। ठीक है, ये चीज कंफर्म हो गई, क्लियर हो गई होगी। बैगा जनजाति के बारे में ये सब जो उल्लेख है वो कहां पर मिलता है? एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है द बैगा। पहले बिठा लें, ठीक है, रुक जाइए। द बैगा, आपने एक नाम सुना होगा पिछली क्लास में, बैरियर एल्विन। बैरियर एल्विन कौन है? एक राइटर है। उन्होंने एक किताब लिखी द बैगा, जिसमें किसका उल्लेख है? बैगा जनजाति के लोगों का उल्लेख है। इन्होंने एक और किताब लिखी थी जिसमें गोंड जनजाति की एक प्रथा थी, घोटल प्रथा, उसके बारे में उल्लेख था, जिसका नाम क्या था बुक का? मुरिया एंड देयर घोटुल। द मुरिया एंड देयर घोटुल। ये भी किसके द्वारा लिखी गई थी? बैरियर एल्विन। तो बैगा जनजाति से संबंधित जो किताब है जिसमें बैगाओं के रहन सहन, खान पान और भी अनेक प्रथाओं का उल्लेख है, उस बुक का नाम क्या है? द बैगा। इसी तरह से भील के बारे में थी द भील्स अ स्टडी बुक, किसके द्वारा लिखी गई थी? टीवी नाइक के द्वारा। ठीक है, पिछली क्लासेस को थोड़ा देख लिया करो, उसके बाद ही अगली क्लास जो सीरीज में चल रही है, क्रम में चल रही है ना, तो एक क्रम से ही देखें। ऐसा नहीं कि कोई भी क्लास कहीं पर भी उठाई और देखने बैठ गए, वो आपके लिए कामगार नहीं साबित होगी। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं वो क्रम से चल रही हैं, बिल्कुल एक सीरीज के अंतर्गत चल रही हैं। टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन आपको व्यवस्थित रूप से वो सब मिलेगा जो आप चाहते हैं। ठीक है, तो द बैगा रिटन बाय बैरियर एल्विन। ठीक है, इसमें बैगा जनजाति के बारे में उल्लेख है। अब बात करें बैगा जनजाति किन क्षेत्रों में मध्य प्रदेश में निवास करती है, तो कौन कौन से जिले हैं? सबसे पहला है जो सतपुड़ा वाला क्षेत्र है, उसको देखिए आप। सतपुड़ा अर्थात क्या हुआ? मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, शहडोल, अनूपपुर। इन जिलों में प्रमुख रूप से जहां पर गोंड जनजाति भी निवास करती है, वहीं पर बैगा जनजाति भी बहुतायत में पाई जाती है। तो मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी प्रमुख जिले, उसके बाद शहडोल, अनूपपुर जो आसपास के जिले हैं, वहां पर भी बैगा जनजाति के लोग पाए जाते हैं। ठीक है, अब इनकी बात करें उपजातियों की। पिछली क्लास में कोल जनजाति की मैंने उपजाति बताई थी जिसमें थी रौतिया। तो रौतिया में ना लगा दीजिए तो हो गए नरौतिया। तो पहली जनजाति क्या हो गई? उपजाति क्या हो गई? नरौतिया। दूसरी भड़तिया बताई थी, तो भड़तिया कोल जनजाति की थी, तो भरौतिया क्या हो गई? किसकी हो गई? बैगा जनजाति की उपजाति। दो हो गई, नरौतिया, भरौतिया। रायमैना, कठमैना, नाहर, और इसके पश्चात एक और है, वो है बिजावर। बिजावर का मैंने पहले ही उल्लेख किया है कि भूमिया जनजाति की उपशाखा है बैगा, और बैगा का जो विकसित रूप है, जो एक इसकी उपजाति भी है, वो है बिजावर। तो नरौतिया, भरौतिया, रायमैना, कठमैना, बिजावर और नाहर, ये इसकी प्रमुख उपजातियां हैं। ठीक है, अब बात करें इनकी शारीरिक संरचना की, तो शारीरिक संरचना वैसी ही होगी जैसे गोंड जनजाति के लोगों की होती थी, क्योंकि ये भी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड ही है। तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड में चपटी नाक होगी, बड़ा चेहरा होगा, काला रंग होगा, मोटे होंठ होंगे, माथा चौड़ा होगा और गठीला मध्यम हष्टपुष्ट शरीर होगा। ठीक है, तो ये हो गई इनकी शारीरिक संरचना। अब बात करते हैं इनकी अर्थव्यवस्था की, किन आर्थिक क्रियाओं से अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये लोग हैं जो वो किस में आते हैं? विशेष पिछड़ी जनजाति। और विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग क्या करते हैं? पुरातन एवं पारंपरिक कृषि, जिसमें कौन सी कृषि होती थी? होती थी झूमिंग और स्थानांतरित कृषि। तो ये लोग प्रमुख रूप से झूमिंग और स्थानांतरित कृषि करते हैं, और उस कृषि को विशेष नाम दिया गया है, वो है पोंडू, बेबार और दहिया। क्या कहा जाता है? पोंडू, बेबार और दहिया, याद रखिएगा। ठीक है, पोंडू, बेबार और दहिया, ये क्या है? एक कृषि पद्धतियां हैं, किसकी?
बेगा जनजाति के लोगों द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि के जो नाम है वो कौन कौन से हैं? पोंडू, बेवार और दहिया। ठीक है, इनमें एक विशेष हथियार, इनका जो औजार है वो सम्मिलित किया गया है, उसे बोला जाता है कुल्हाड़ी। आप भी जानते हैं कि जो प्रमुख रूप से जनजातीय लोग हैं उनका हथियार यही है, कुल्हाड़ी। लकड़ी वगैरह काटने के लिए, शिकार भी कर सकते हैं इससे। तो कुल्हाड़ी इनका प्रमुख औजार है। और इनमें एक चीज वर्जित है, वो क्या है? हल से जुताई करना। हल को महिलाओं के द्वारा टच करना, स्पर्श करना वर्जित है। और हल को धरती पर चलाना वर्जित है, अर्थात जमीन की खुदाई हल के द्वारा नहीं की जाएगी, क्योंकि अपने धरती को माता स्वरूप मानते हैं। इस तरह से उनमें मान्यता है। तो ये है उनके बारे में जो शुरुआती बातें वो। ठीक है, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इनकी सामाजिक संरचनाएं, विशेष जो मान्यताएं इनके अंतर्गत कि साज का जो पेड़ होता है उसको एक विशेष महत्व देते हैं, विवाह की प्रथाओं में पैठोल विवाह प्रथा प्रचलित है। तो इन सब के बारे में बहुत ही रोचक तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सब चीज़ें आपको समझ में आएंगी और आना भी चाहिए, क्योंकि इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है समझाने का, न समझने का। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में वेगा जनजाति की सामाजिक संरचना और उनमें प्रचलित प्रमुख परंपराओं के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।